आज के इस सेशन में हम 21 दिसंबर 2021 के सीटेट के ऑनलाइन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास है। पहला ऑप्शन है एक आयामी, दूसरा है एक दिशाई, तीसरा है में बदलाव किया जा सकता है, चौथा है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। तो पहला ऑप्शन देखेंगे अगर आप, एक आयामी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। दूसरा है एक दिशाई, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने विकास का जब सिद्धांत पढ़ा होगा दिशाई का, तो उसमें दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका मस्कोध्मुखी और दूसरा समीप दुर्मुखी, जिसे हम सेफिलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिटल भी कहते हैं। तीसरा है में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल सही। विकास जो होता है आपका, इसमें बदलाव किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए, आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारित, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आनुवंशिकता ही नहीं, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का भी इस पर प्रभाव होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? तो कौन सा होता है? मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता और शिक्षा में रुचि। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आँखों का रंग, ये आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? तो स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, वो कौन सी होती है? वो आपकी होती है द्वितीयक सामाजिकरण, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था, पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है जब वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को न समझ पाने के कारण नए स्कीमा की रचना की जाती है? तो कहा जाता है आपका समायोजन, यानी एकोमोडेशन, ऑप्शन 1 जो है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो कौन सा संप्रत्यय सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो आपका हो जाएगा स्कीमा, ऑप्शन 2 है इसमें स्कीमा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? आपको बताना है कौन समर्थन करता है। तो अब इसमें देखेंगे, सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है, यानी जब समूह बना के अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? एक सोशल यानी सामाजिक रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इसके समर्थन की बात कही थी, लेव वाइगोस्की ने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका नाम भी बिल्कुल वैसा ही है, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये आपका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है? पाड़ क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग, टेम्परेरी सपोर्ट, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो बताना है आपको अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, दूसरा है रटना, तीसरा है इशारे एवं संकेत, चौथा है आपका सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका जो रटना हो जाएगा ऑप्शन 2 वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 है वो स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ये आपको हमेशा ध्यान देना होता है कि जब नहीं पूछा होता उसको ध्यान देना, बिल्कुल कहीं गलती सही वाला न लगा दें आप, इसमें नहीं बताना है आपको। तो पहला है बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, दूसरा है सामूहिक सहयोगिता, तीसरा है वेधन व दोहराव, चौथा है प्रयोगात्मक। तो पहला भी जो आपका है वो सही बात है, यानी संरचनावादी कक्षा के लिए ये उपयुक्त होता है। आपका दूसरा भी सामूहिक सहयोगिता, ये भी सही होता है। और तीसरा वेधन एवं दोहराव, ये आपका संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होता है, ठीक है। चौथा ये भी संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वेधन एवं दोहराव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन 3 इसका करेक्ट, वेधन एवं दोहराव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या दिया हुआ है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन, एल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया हुआ है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? पहला है संकलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संरचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है एक आयामी मूल्यांकन और चौथा आपका है मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो इसका क्या हो जाएगा? संरचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इवेल्युएशन वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन 12 देखिए, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, वाइगोस्की की आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने प्राइवेट स्पीच यानी निजी संवाद के बारे में बताया था। तो उससे क्वेश्चन पूछा है आपको। बच्चों के आत्मकेंद्रिता का द्योतक है, दूसरा है बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, तीसरा है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, चौथा है आपका यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसको व्यवहार संचालन में सहायता देता है, जो प्राइवेट स्पीच होता है। तो इसका ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? जेंडर निरंतरता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 देखिए क्या है, कथन और रीजन। कथन पहला है, ए शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। सही बात है। अगर आप बच्चों से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि प्राप्त ज्ञान का ज्यों का त्यों वो पुनः उत्पादित करें तो शिक्षा असफल हो जाती है, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है पहला। दूसरा देखिए, जानकारी को पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, गलत बात है ये। जो जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक नहीं होता। तो पहला यानी ए सही है और आर गलत। तो इसको आप देखेंगे ऑप्शन 3 ए सही है, आर गलत, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, तीसरा है अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील हैं, चौथा है अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। तो जो संरचनावादी कक्षा होती है उसमें अध्यापक और जो छात्र होते हैं कैसे होते हैं? वो दोनों क्रियाशील होने चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? और नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उनको देखना है। अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चे के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। सही बात है, वो अपनी पूर्ण अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों को उस पर चिंतन करके ये कर सकती है। तो ये पहला तो सही हो गया। दूसरा, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके, ये बात भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, संस्था में समानता की मूल संस्कृति बल देकर, ये बात भी सही है। इक्वलिटी पे जो है वो फोकस करके। चौथा है छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें, ये गलत बात है। तो चौथा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो 1, 2, 3 है वो सही है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुति देकर, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा हमारा है वो कैसा है? दृष्टिबाधित है। तो आप उसे दर्शनात्मक देंगे तो वो तो देख ही नहीं पाएगा, उसको फिर क्या फ़ायदा होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, अब प्रिंटेड जब आप उसको बुक देंगे
तो वो उसे पढ़ तो पाएगा नहीं क्योंकि देख नहीं पा रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तीसरा है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसी स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे स्पर्शिक है। 3 डायमेंशनल नक्शे और चार्ट जो देंगे जिसे वो स्पर्श करके जान सकेगा, उसे वो सीख सकेगा, तो ये सही हो जाएगा। चौथा देखिए छोटी मुद्रा वाले कार्यशील प्रदान करके, ये भी गलत है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यह है रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है मानसिक क्षति, दूसरा है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, तीसरा है अभिसारी सोच, चौथा है अपसारी सोच। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अपसारी सोच, क्योंकि वो अलग अलग तरीकों यानी ढेर सारे तरीकों को अपनाती है। तो अपसारी सोच में क्या होता है, इसमें हम व्यापक सोच रखते हैं, जबकि जो अभिसारी सोच होता है इसमें क्या होता है हम संकुचित मानसिकता रहती है, कम सोचते हैं, ये क्लोज इंडेड होता है, जबकि अपसारी जो होता है ये आपका ओपन इंडेड होता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं। तो ये है आपका ऑप्शन 1 पठन वैकल्य, दूसरा है स्वालीनता क्रम विकार, तीसरा है शैक्षिक असहायता, चौथा है लेखन वैकल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पठन वैकल्य, यानी इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया हुआ है एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, चौथा है मानकीकृत निर्देश। इसमें देखिए व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण, ये सही बात है पहला। दूसरा प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक हमें कभी भी नहीं रखना है बच्चों के लिए। तीसरा है आपका सहयोग अधिगम, ये बिल्कुल सही है, सहयोग अधिगम होना चाहिए। चौथा मानकीकृत निर्देश, मानकीकृत निर्देश बिल्कुल नहीं। तो इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। पहला है निष्क्रिय प्राणी के रूप में, बिल्कुल नहीं। दूसरा है छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी नहीं। दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है। चौथा है अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए हुए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो पहला है बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है, बिल्कुल गलत बात, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। दूसरा है बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनकी व्यवस्था की जा रही है उनके लिए विद्यालय द्वारा, जो टीचर द्वारा या फिर उनकी जो पद्धति है, इन सब में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि हमने पहले भी बताया आपको, बच्चा हमेशा सुपर पावर होता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं होती। अगर वो कुछ सीख नहीं पा रहा है तो उसमें शिक्षण विधि, शिक्षक और विद्यालय प्रशासन, इन सभी की गलतियाँ हो सकती हैं, पर बच्चे की नहीं हो सकती कभी। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं, वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं और वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ये भी गलत है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो पहला है वेधन और अभ्यास द्वारा, गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कभी भी वेधन और अभ्यास पे बिल्कुल भी बल नहीं देना है। दूसरा प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत क्योंकि हमें प्रतिस्पर्धा भी बच्चों में नहीं कभी करानी है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है। तीसरा इसमें आपका हो जाएगा विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विषय वस्तु है उसको विद्यार्थी के जीवन से सहसंबंध करके पढ़ाने से क्या होगा, अर्थपूर्ण अधिगम हमें प्राप्त होगा, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, नहीं ये तो गलत हो जाएगा आपका। हमें अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर ऐसा अर्थपूर्ण अधिगम नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं
24 अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। दूसरा है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। तीसरा है अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों को बोझ बढ़ाएगा। चौथा है छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यों का संबंध कर रही है तो इससे क्या होगा अधिगम का स्थानांतरण, यानी गणित के साथ साथ विज्ञान को भी लेकर चल रही है और इन दोनों से क्या होगा अधिगम को बढ़ावा मिलेगा और अधिगम में स्थानांतरण होता है। तो इसका जो ऑप्शन एक है करेक्ट हो जाएगा। रुकावट पैदा नहीं होगा ये गलत। दूसरा यहाँ भी रुकावट नहीं होगा और छात्रों में भ्रांतियाँ भी नहीं बढ़ेंगी, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो इसका पहला जो आंसर है अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ये सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये जानकारियाँ किस स्मृति से संगठित होती हैं? पहला है बाइक सवारी करने की प्रक्रिया। दूसरा है धूल कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया। तीसरा है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो ये कौन सी होती है? ये आपका होती है दीर्घ अवधि स्मृति। आपने बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी की होंगी जो आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहती है। आप बहुत बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, फिर भी आपको चीज़ें याद रहती है कि मैं बचपन में ऐसा था तो मैंने पेड़ पे चढ़ गया था या फिर वहाँ से जैसे भी कुछ तोड़े थे, जो भी किया था, तो आपको ये याद रह जाती हैं। तो दीर्घ अवधि स्मृति होती है। इसका ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? तो इसमें अब देखना है। पहला, यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। बिल्कुल गलत। जो पहला है आपका ये दिया है कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। दूसरा है शिक्षकों को छात्रों की अवधारणा समझ से अवगत कराता है, सही है। यानी जो गलतियाँ होती हैं उससे शिक्षक जो है बच्चों की अवधारणा को समझ सकते हैं, उनको उन्होंने क्या गलती की है, कहाँ से उनकी में कमी है, उनको जान सकते हैं, फिर उन्हें उस विधि से उस तरीके से पढ़ा के आगे ले जा सकते हैं, तो ये सही है। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, ये भी सही बात है, क्योंकि जो त्रुटि होती है, जो गलतियाँ होती हैं, वो अधिगम का एक हिस्सा है। बच्चे गलती करते हैं तो उससे सीखते हैं फिर। चौथा है यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1। इसका जो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरण, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका आंतरिक अभिप्रेरण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाओं ऑप्शन 4 दिए हैं, अपने अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। का विद्यार्थियों को अधिगम से कोई संबंध नहीं है। तीसरा है विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रभाव नहीं डालती। चौथा है बच्चों के अधिगम के लिए मात्र निर्धारक है। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जो शिक्षिका की अपेक्षा होती है छात्रों से, वो उसके अधिगम पे, छात्रों के अधिगम पे महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। दूसरा है विद्यार्थी को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके, गलत हो जाएगा, विद्यार्थी को कभी भी उनके प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। तीसरा है बारंबारता परीक्षा लेकर, बार बार जो है परीक्षा, और ये इसमें भय भी दिया है, शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को कभी भय में नहीं रखना है और बार बार परीक्षा भी नहीं लेनी है हमें। चौथा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, हमने पीछे ही बताया आपको कि प्रतिस्पर्धा हमें छात्रों में जहाँ भी दिखे वो निगेटिव वर्ड हो जाएगा, यानी में प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। ये तीनों गलत हो जाएंगे। पहला देखेंगे शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देकर कि उनमें क्या ग्रोथ हो रही है और क्या कमियाँ हैं, उन्हें समय समय पर उनमें कमियों को दूर करना प्रतिपुष्टि देकर, फीडबैक के द्वारा। तो जो ऑप्शन 1 इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? पहला है विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, सही है। दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी आपका सही है।
तीसरा है रटन अधिगम को महत्व देना, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रटन अधिगम यानी रोड लर्निंग को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती, इसलिए गलत हो जाएगा। चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये सही हो जाएगा आपका। यानी आपका 1, 2 और 4, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 1, 2, 4, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज हमने 30 क्वेश्चन कर लिए CDP के, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे ये। तो अब अगले लेक्चर में हम फिर अगले शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।